हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज एएलपी और टेक्नीशियन के लिए फुल प्रैक्टिस सेट की सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है ना। तो इसमें आपको फुल प्रैक्टिस सीरीज की क्वेश्चन जो कि पूरा 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसमें आपको सोल्यूशन वाली पीडीएफ और बिना सोल्यूशन वाली पीडीएफ दोनों टाइप की प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है ना। तो आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा और इसे रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और एक बार आप लोग भी हल करते चलेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी बताइएगा, जहाँ कुछ समस्या हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ सुधार करना हो तो आगे वो भी ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। तो कुछ अपन लोग देखते चलेंगे, जो कि कभी टाइम निकले तो हफ्ते में एक सेट जो अपन फुल सेट कम से कम लगाते चलेंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस वो भी अपना होते रहेगा, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या, तो थोड़ा स्पीड इसमें बढ़ा के चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से 100 क्वेश्चन रहेंगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलना पड़ेगा, यानी कि मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं, ठीक है ना। तो पंचायती राज किस संवैधानिक निर्देशों के तहत स्थापित किए गए हैं, तो इसका आंसर आप लोग भी जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो आंसर आप लोग भी बताइएगा, उसके बाद मिलान कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। ऑप्शन 3 यानी कि क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2000 रुपये के नोट के पीछे की तरफ क्या छपा है ये बताना है, ठीक है ना। तो 2000 की जो नोट है उसके पीछे क्या छपा रहता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि मंगलयान का पिक्चर जो है वो छपा हुआ है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, अमरबेल यानी कि कुस्कुटा जिसे बोलते हैं, निम्न में से किसका उदाहरण है ये बताना है। तो अमरबेल जो है वो किसका उदाहरण है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, ठीक है ना। ऑप्शन 2 यानी कि परजीवी, यानी कि पैरासाइट है, पैरासाइट जो दूसरे पर आश्रित रहता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि मैथ की क्वेश्चन है, इसे देखते हैं, ठीक है। बोला संख्या समूह -2 -4 -2 फिर 0 इतना ये दे दिया, ठीक है ना। बोला इसमें बहुलक क्या है, तो बहुलक कैसे निकालते हैं इसे समझेंगे। तो बहुलक निकालने का सबसे सिंपल तरीका जो रहता है यही है कि जो भी संख्या लिखा हुआ है वो सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या लिखा गया है। जैसे कि देखिए -2 है तो -2 कितने बार लिखा गया, 1 और एक ये 2 बार लिखा गया, ठीक है ना। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार जो लिखा गया संख्या वो कौन है, 3 है, जो कि 1 बार 2 3 4, तो 3 बार जो लिखा गया वो सबसे ज़्यादा बार लिखा गया, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लिखा गया वो कितने बार लिखा गया, 4 बार। तो कौन लिखा गया, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन 3 आंसर होगा और ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा बार जो लिखा जाता है वही बहुलक होता है, ठीक है ना। तो निम्न संख्या में सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या लिखा गया, तो 3 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है क्या 13 + 23 डैश डैश के आगे +93 दिया है, इतना तक में बोल रहा है कि जो इसका योग होगा, यानी कि इसके योग जो निकलेंगे वो क्या निकलेगा ये बताना है, ठीक है ना। यानी कि 13 और इसके बाद फिर 93 तक जो योग होगा, और इसमें गैप दिया है कितने का, 10 का अंतर देते गया, ठीक है ना। तो इसका योग निकालना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका योग निकालने का सिंपल तरीका होता है, ठीक है ना। योग कैसे निकालेंगे, तो योग बराबर होता है ना औसत गुना क्या होता है, संख्या, ठीक है ना। योग बराबर पढ़े होंगे औसत में, योग बराबर क्या होता है, औसत, ठीक है ना। औसत गुना संख्या, ठीक है। चलिए इससे निकाल लेते हैं। सबसे पहले औसत निकालेंगे, तो सबसे पहले टोटल संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 13 से लेकर 93 तक 10 के गैप में जो टोटल संख्या है वो कितने बार लिखा गया है, यानी कि टोटल कितने संख्या है ये निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो टोटल संख्या निकालने का एक सिंपल सी सूत्र होता है, इसे ध्यान रखेंगे। कुल संख्या बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है ना। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है ना, बटा जो भी अंतर है, जो संख्या का डिफरेंस है, तो संख्या का डिफरेंस कितना है, 10 का, तो डिफरेंस और प्लस लास्ट में 1 कर देंगे, ठीक है। तो 93 में से 13 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 80, 80 में 10 से भाग देंगे तो कितना 8 प्लस 1 9, यानी कि टोटल जो संख्या आ गया कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। टोटल संख्या कितना आ गया, 9। और औसत बराबर क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, ये होता है क्या, औसत। तो औसत हो गया पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो 93 + 13 कितना, 106। 106 गुना 2 करें, सॉरी 106 गुना 106 भाग 2 करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। तो 93 और 13 जोड़ देंगे तो 106 भाग 2 कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 53, ठीक है ना। तो 53 हो गया ये क्या, औसत। तो औसत निकालने का सिंपल तरीका होता है क्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2, ठीक है। और टोटल संख्या निकालने के लिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या भागे जो भी अंतर है संख्या का, जो भी डिफरेंस है वो, और प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो 53 गुना 9 कर देंगे तो 9 × 27, लास्ट में 7 एक ही अंक में आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, यानी कि 477, ठीक है। 9 × 27 2, 9 बजे 45 2, सॉरी 9 × 27 7, हाथ में रह गया 2, 9 बजे 45 2 47, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए बोल रहा है एक आयताकार कमरे की लंबाई
उसकी चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है ना। यानी कि लंबाई और चौड़ाई बोल रहा है क्या कि लंबाई चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। यानी कि यदि चौड़ाई x रहेगा तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये बोल रहा है रेशियो। बोल रहा है फर्श बनाने की लागत जो है वो 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर में, यानी कि क्षेत्रफल, और कुल लागत 5000। तो टोटल लागत 5000 लगा उसका, ठीक है ना। टोटल लागत कितना, 5000, और 1 वर्ग मीटर का दे दिया कितना, 100 रुपया। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 5, ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल निकालेगा कितना, 5 वर्ग मीटर। तो क्षेत्रफल का बराबर कर देंगे दोनों आपस में, तो 2x गुना x, यानी कि क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल। यहाँ से निकाल लेंगे तो हो जाएगा क्या आपका, सॉरी 1 मिनट, चलिए देखते हैं। इसमें ये हो रहा है, यहाँ 5000 होगा ना, सॉरी 5000, यानी कि टोटल खर्च में से 1 प्रति वर्ग मीटर के खर्च से भाग देंगे तो आपका टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो कि कितना आ रहा है, 50, ठीक है ना। तो टोटल जो क्षेत्रफल आ जाएगा कितना आ जाएगा, 50 वर्ग मीटर, ठीक है ना। इसको क्षेत्रफल बराबर आपस में कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा कितना, x स्क्वायर बराबर 25, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 5, ठीक है ना। x की वैल्यू 5 के मतलब लंबाई 10 और चौड़ाई कितना आ गया, 5। तो पूछ रहा है कमरे की लंबाई कितना है, तो कमरे की लंबाई कितना है, 10 मीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है कृष्णा और अजय मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है ना। एक है कृष्णा और एक है अजय, दोनों मिलकर के कार्य को 12 दिन में क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। बोल रहा है यदि कृष्णा की कार्य क्षमता अजय से 3 गुना है, अजय से 3 गुना, यानी अजय 1 के स्पीड से काम करता है तो कृष्णा 3 के स्पीड से काम करता है। ये हो गया क्षमता, ठीक है ना। कार्य करने का क्या हो गया, ये क्षमता, ठीक है। चलिए अब टोटल काम निकाल लेते हैं। तो टोटल क्षमता गुने टोटल जो टाइम दिया हुआ है उससे गुना करेंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 4 की क्षमता टोटल कितना हो गया, टोटल 12 दिन में काम करता है, टोटल क्षमता कितना हो गया, 4, यानी कि टोटल जो वर्क है वो कितना हो जाएगा, सॉरी 12 है ये, तो 1248 यूनिट टोटल वर्किंग है, यानी कि टोटल जो काम है कितना है, 48 यूनिट है। तो बोल रहा है कि अजय यदि अकेले कार्य करेगा, तो अजय अकेले कार्य करेगा तो एक क्षमता 1 यूनिट की काम से करेगा, यानी एक दिन में वो 1 यूनिट काम करेगा। तो कितने दिन में टोटल यूनिट काम कर देगा, तो 1248 दिन में, यानी कि डी बराबर कितना आ जाएगा, 48, यानी कि टोटल 48 डेज में काम अजय जो है अकेले कर लेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब देखिए जीके का आ गया, जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, ये बताना, ठीक है ना। तो जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी, यानी कि क्या, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, x को 6 से विभाजित किया जाता है, यानी कि x है, इसे क्या करते हैं, 6 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है, 5 आता है। यानी x की वैल्यू हम कितना, 11 ले सकते हैं। यदि 11 को हम 6 से विभाजित करेंगे तो 5 शेषफल आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितना, 11 मान लिया, ठीक है। तो बोल रहा है यदि x + 5, x + 5 का मतलब बोल सकते हैं 11, 5 कितना, 16, ठीक है ना। यदि 16 को 3 से विभाजित करते हैं तो शेष क्या आएगा, तो 5 या 15, शेष कितना आ जाएगा, 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, ये बताना, ठीक है ना। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, यानी कि कितने, 5 अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 देखते हैं। बोला एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर इतना हो जाता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 2 वर्ष में कोई राशि है जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है, 2 वर्षों में हो जाता है कितना, 304 रुपया 50 पैसा, ठीक है। चलिए इतना हो जाता है। आगे है समान समय अवधि, यानी कि 2 वर्ष में ही समान समय अवधि में साधारण ब्याज 290, साधारण ब्याज कितना होता है, 290 रुपया होता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करना, तो सिंपल सी है, इसे आप कैसे बनाएंगे देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या चलता है, बराबर चलता है, यानी कि पहले साल कितना होगा ब्याज 145, दूसरा साल 145, इस प्रकार से वो सीरियल नंबर से चलते रहता है, यानी कि साधारण ब्याज सिंपल चलते रहता है, ठीक है। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है क्या होता है, ब्याज पर ब्याज भी लगता है तो बढ़ते हुए जाता है, ठीक है। यानी कि पहला वर्ष यदि 10 रुपया ब्याज मिला तो अगला वर्ष यदि 10% की दर से रहता है तो ये मूलधन के बाद जो ब्याज मिलता है उस पर भी ब्याज लगते हैं, ठीक है ना। यानी कि मान के चलिए कोई 100 रुपया है, ठीक है, तो 100 रुपये में पहला जो मिलेगा कितना, 10% का दर है तो 10 रुपया मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन दूसरे साल क्या होगा, 10 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो 10 रुपया ब्याज था इस पर भी 1 रुपया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याजों की बढ़ते हुए चलता है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो साधारण ब्याज पहले वर्ष में हम बोल सकते हैं कितना आ गया, 145 रुपया, और दूसरे वर्ष भी कितना रहेगा, 145 रुपया, इस प्रकार से ही रहेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पहला वर्ष तो दोनों क्या रहेगा, समान ही रहता है। तो पहला वर्ष जो है 304.5 में 145 तो रहेगा आपका क्या, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ये हो गया पहले ईयर का। लेकिन दूसरे ईयर का जो घटा देंगे इतना में से वो बच जाएगा आपका, यानी कि 145 प्लस कितना हो जाएगा,
14.5 इतने ना हो जाएगा। यानी कि जो ब्याज आपको एक्स्ट्रा मिला वो 14 रुपया 50 पैसा मिला, यानी कि 245 कितना हो गया 290, सॉरी 145 290 और 14 रुपया 5 पैसा आपको क्या मिलेगा ब्याज, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज मिला ये है। ठीक है, तो आपको जो ब्याज निकालना है, दर निकालना है, तो दर इसी से निकाल लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि समान वर्ष जो पहला जो रहेगा वो क्या रहेगा, समान वर्ष ही रहेंगे। ठीक है ना, चलिए तो 14.5 आपका क्या हो गया ब्याज हो गया। ठीक है, तो ब्याज गुना दर, ठीक है ना, दर तो निकालना ही है, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुना 100 और मूलधन कितना 145 मूलधन गुना समय कितना 1 वर्ष ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 1 वर्ष के लिए, क्योंकि 1 वर्ष का रहेगा तभी तो निकाल पाएगा, 2 वर्ष के निकालेंगे तो फिर ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रथम वर्ष जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्या रहता है आपस में बराबर रहते हैं। ठीक है, चलिए तो दशमलव हटाएंगे तो 100 यहाँ बैठा देंगे, 145 आपका क्या हो जाए, सॉरी 100 बैठाएंगे नहीं, 100 कटेगा। ठीक है ना, क्योंकि नीचे 0 बैठेगा ना। ठीक है, चलिए 145 कर देंगे तो आपके बच जाएगा कितना 10, यानी कि ब्याज का जो परसेंटेज था कितना था 10% था। तो सिंपल है, आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ इसका सोल्यूशन भी अपन लोग निकालते चलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पहली अभी से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो थोड़ा सा हड़बड़ाहट टाइप का मुझे भी लगता है। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, दिए गए विकल्पों से वह सही उत्तर चुने जो युग में समान संबंधित दर्शाता है। ठीक है ना, चलिए तो निमोनिया बैक्टीरिया, तो निमोनिया किससे होता है बैक्टीरिया से होता है, उसी प्रकार इसमें भी चुनना है। तो रेबीज किससे होता है वायरस से होता है, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना, रेबीज किससे होता है वायरस से होता है। ठीक है, चलिए तो जिस प्रकार निमोनिया का संबंध बैक्टीरिया से, उसी प्रकार रेबीज का संबंध है वायरस से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, बोरा 13 में दिए हुए विकल्प में वह शब्द चुनिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है ना, नहीं बनाया जा सकता है ये चुनना है। तो HERALDED इससे प्रयोग करके कौन नहीं बना है ये बताना है। ठीक है, जैसे देखिए DEAD बना, यानी कि बन रहा है तो ये नहीं होगा। ठीक है, जो नहीं बनेगा वो बनाना है। HEAR ये भी बन जाता है, ये भी नहीं होगा। DRI देखिए आई कहीं पर है नहीं, आई नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या ऑप्शन 3। ठीक है ना, क्योंकि नहीं बनेगा तो आई है ही नहीं तो कहाँ से बन पाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एमिन का कार्यात्मक समूह है ये बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन एमिन का कार्यात्मक समूह है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, यानी कि कौन हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक बैग में लाल रंग, ठीक है ना, रेड है और क्या है हरे रंग, यानी कि ग्रीन है। ठीक है ना, रेड और हरा का गेंदों का रेशियो दे दिया कितना 3:8 आपको दे दिया। ठीक है, बोल रहा यदि बैग में 12 हरे गेंद को रखा जाता है, यानी 12 और ऐड कर दिया जाता है, कौन हरा गेंद को ऐड करते हैं 12। ठीक है, तो लाल और हरे गेंद का जो रेशियो हो जाता है वो 1:4 हो जाता है। ठीक है, देखिए तो इसमें पढ़े हैं मिश्रण में कि जो मिलाया जा रहा है, यानी कि जैसे पानी दूध और पानी रहता है ना, तो पानी मिलाता है तो दूध को बराबर करते हैं, दूध मिलाता है तो पानी को बराबर करते हैं। इसी प्रकार हरे गेंद को मिला रहा है तो रेड को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो रेड को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना कर देंगे। रेशियो में यदि एक अंक में गुना करते हैं तो दोनों में गुना करना पड़ता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 3 में इधर भी 3 में इधर भी गुना हो जाएगा। ठीक है, तो रेड देखिए आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। तो हरे गेंद देखिए 8 से हो गया कितना 12, पहले कितना था 8, अब कितना हो गया 12, तो कितने का वृद्धि हो गया 4 का, यहाँ कितने का 12 का, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से। तो बैग में कितने लाल गेंद है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बैग में लाल गेंदों की संख्या कितना है, तो लाल गेंदों की संख्या कितना है 3 है, तो गुना कितना कर देंगे 3 कर देंगे, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 3 या 9, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शरीर में ऑक्सीजन युक्त वायु लेने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो इसे क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर है क्या ऑप्शन ए, यानी कि अंतः श्वसन कहते हैं। क्या बोलते हैं अंतः श्वसन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत में समुद्र तट पर कितने राज्य हैं। ठीक है ना, यानी कि समुद्र के तट पर भारत के कितने राज्य हैं टोटल ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना, ऑप्शन 3, यानी कि टोटल 9 स्टेट हैं भारत में जो कि क्या है समुद्र तट से लगे हुए राज्य हैं। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, मैप भी देखिएगा। ठीक है, कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं यह जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है। तो भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो है कि कहाँ स्थित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कहाँ है गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक। ठीक है ना, तो इसका एक सूत्र होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुने HCF। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक, यानी कि LCM आपको दे दिया इतना। ठीक है ना, और उनका गुणनफल दे दिया आपको इतना, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल दे दिया कितना 80 640 और उसका LCM दे दिया है 1680। तो बोल रहा है HCF क्या होगा ये निकालना है। ठीक है,
चलिए तो 1 शून्य से 1 शून्य काट देते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या हो रहा है, 16 25 80 1664, ठीक है ना, लगभग कितने में आती है, 8 में आती है, कट जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 48 में आती, क्योंकि देखिए 8 गुना 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, और लास्ट में 8 कितने में ऑप्शन में आ रहा है, तो ऑप्शन एक ही है, यानी कि 48 में आती है, ऑलरेडी कटेगा, ये कटेगा, तो राइट आंसर इसका कौन हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है ना, या फिर 16 गुना 168 गुना 8 करके आप चेक कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए तो आप जब सेट प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग की जो चक्षु है वो चारों साइड से खुला होना चाहिए, ठीक है ना, तभी तो मज़ा आता है सेट प्रैक्टिस में, क्योंकि ज़्यादा अपन लोग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, भाग देने की भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर टाइम बचता है वहाँ पर कोशिश करें कि अपन बचाते चलें, इस प्रकार से सेट प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, ताकि एग्जाम में भी प्रॉफिट होता रहे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संख्याओं के उस समूह का चयन कीजिए जो संख्याओं के निम्नलिखित समूह के समान है, ठीक है, जैसे 2 है, 14 है, फिर 16 है, ठीक है, तो देखिए गुना 7 गुना 8 हो रहा है, ठीक है ना, गुना 7 गुना 8 हो रहा है, उसी प्रकार से इसमें भी देखना है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, गुना 7 गुना 8 हो रहा है, ठीक है ना, गुना 7 गुना 8, 7 और 8 24, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर कथन 1 और उसके बाद कथन 2 अंकित है, 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कौन सा कथन सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्ष पर एक साथ विचार कीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि कौन सा कथन दी गई जानकारी के अनुसार पूर्ण तर्क संगत है, लॉजिकल है, ये बताना, ठीक है। जैसे बोला स्थिति, बोला है क्या, ताप दीप्त बल्बों की तुलना में, ताप दीप्त जो है वो बल्ब की तुलना में, बल्बों की तुलना में LED बल्ब अधिक पसंद किए जाते हैं, ठीक है, मार्केट में भी सही रियल में ही आ चुका है, बहुत ज़्यादा रोशनी भी बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है ना, तो ये अधिक रोशनी प्रदान करते हैं, जी हाँ बिल्कुल करते हैं। ये पर्यावरण के अनुकूल है, जी हाँ बिल्कुल अनुकूल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि इसका चौथा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ये बताना है, ठीक है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कौन आधारित है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, ऑप्शन डी, यानी कि कौन, लैक्टोमीटर, ठीक है ना, लैक्टोमीटर जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। चलिए आगे है BIOS का पूर्ण रूप क्या है ये बताना, तो BIOS का पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, यानी किन के बीच में हस्ताक्षर किया गया था, जो लखनऊ समझौता हुआ था जो कि 1916 में हुआ था, तो किन के बीच हस्ताक्षर हुआ था ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में हुआ था, ठीक है ना, 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर उनके बीच हस्ताक्षर हुआ था, तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का कोण का रेशियो दे दिया है कितना, 3:2:2:5 दे दिया, ठीक है ना, ये रेशियो दे दिया आपका, तो बोला कि सबसे बड़े कोण का जो मान होगा वो क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो कोई चतुर्भुज है जिसका टोटल जो कोण बनेगा वो कितने बनेगा, टोटल 360 डिग्री का बनेगा, ठीक है ना, 360 डिग्री का बनेगा, जिसमें बोल रहा है यहाँ टोटल कितने हो गए रेशियो, यहाँ टोटल हो जाएगा आपका 3 2 5 5 2 7 7 5 12, यानी कि टोटल का तुलना टोटल से कर दिए। पूछ रहा है सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़े कोण कौन आएगा, 5, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा कौन है 5 है, तो गुना 5 कर देंगे, ठीक है, 12 तिया 36 30 25 150, यानी कि जो सबसे बड़ा कोण होगा वो कितना 150 डिग्री का बनेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, 3 बक्सों का वजन 3 kg 8 kg 12 kg है, ठीक है, तो निम्न में कौन सा इन बक्सों का संयोजन का कुल वजन नहीं हो सकता ये बताना, ठीक है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएगा इसे आप बाय ऑप्शन सोल्व करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका, ठीक है। जैसे 15 है तो 15 तो आप जोड़ के लाएंगे, 12 3 15 योग आ रहा है, ठीक है, तो 15 आ जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि जो नहीं होगा ये पूछ रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे बोल रहा है 20 है दूसरा ऑप्शन में, तो 12 8 20 भी आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। जबकि आगे है ऑप्शन नंबर 3 में क्या 23, तो 12 8 20 20 3 23 23 भी आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। लेकिन 21 आप किसी भी संख्या में किसी भी तरह से आप जोड़ेंगे, 12 8 3 को किसी भी रूप में आप जोड़ेंगे तो आपको 21 नहीं आ पाएगा। जैसे 8 3 जोड़ेंगे तो 11 सिर्फ आएगा, 12 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 12 और 8 जोड़ेंगे तो कितना 20 ही आएगा, इतने ही बस इक्वेशन बन पाएंगे। लेकिन 21 कहीं किसी भी प्रकार से आप जोड़ेंगे तो नहीं आएगा। तो कौन नहीं बनेगा ये पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 21, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27 है LAN का पूर्ण रूप क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो LAN का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है, इसका पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, देखिए 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, मैथ का क्वेश्चन है,
42 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को पिघलाया जाता है, ठीक है ना। तो गोले को जब पिघलाया जाता है और बोल रहा है क्या, फिर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक तार में फिर से ढाला जाता है, ठीक है। तो तार की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है ना, यानी कि गोला से बेलन बना रहा है, ठीक है ना। तो गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों क्या रहेगा, आपस में इक्वल, क्योंकि पिघलाया जा रहा है और फिर बस आकार बस चेंज हो रहा है लेकिन आयतन उसका सेम रहेगा, ठीक है ना। तो गोले का आयतन बराबर क्या बोलेंगे, बेलन का आयतन, यानी तो गोले का आयतन क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। और बेलन का आयतन होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। एच मतलब जो लंबाई पूछ रहा है ना, वो ऊंचाई हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से निकाल देते हैं। तो 4/3 पाई तो सभी दोनों में कॉमन है, आर यानी कि 42 का क्यू हो जाएगा, 42 गुने 42 लिख देंगे, ठीक है। वहीं यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यहाँ का जो बेलन है उसका त्रिज्या दे दिया कितना 21, यानी 21 गुना एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से निकाल लीजिए, इसे कैलकुलेट कर देंगे। पाई से पाई आपका कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए काट देते हैं, 21 दूनी 42 से 21 दूनी 42 फिर से कट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से काट दीजिए 14 × 42, तो गुना कर देंगे 14 × 56, 56 गुना कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। 56 गुना 4 करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, देखिए 56 गुना 4 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा 4 आएगा। लास्ट में 4 सिर्फ एक ऑप्शन में जो कि 224 सेंटीमीटर, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए, ठीक है ना। या गुना भी कर सकते हैं, 624 और 520 2 22 224 आ गया, ठीक है। तो एक सेकंड या 2 सेकंड जितना भी टाइम बचने की संभावना हो आप प्रैक्टिस से जरूर बचाते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं टाइम जो है वो अपना काम आ जाएगा, ठीक है। तो इंच जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 224 सेंटीमीटर। तो कभी कभी ये भी दिमाग होता है, तो आप दिमाग को आराम से शांति रख करके सेट बनाया करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, क्योंकि सेट बनाने से बहुत सारे ऐसे तरीके जो है ना वो नए नए आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे 29 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध, ठीक है ना, उरी जो बांध है वो किस नदी पर है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी कि कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर है, ठीक है ना। तो उरी बांध किस नदी पर है, झेलम नदी पर है, कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के बराबर होते हैं तो कितना होते हैं। तो पृथ्वी के भार के क्या होते हैं 1/6 भाग होते हैं, कितना होते हैं 1/6 होते हैं, ठीक है ना। तो 1/6 भाग जो होते हैं वो यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि 2/6 भाग होते हैं, यानी 1/6 भाग होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होते हैं ये बताना, ठीक है। तो अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं, तो अमीबा में टोटल 1 कोशिका होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है ये बताना, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि फ्रीऑन गैस का प्रयोग करते हैं, किसका, फ्रीऑन का, ठीक है। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 33, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है ये बताना है। छोटी आंत और बड़ी आंत के जो जंक्शन है उसके जुड़े हुए थैली को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना। ऑप्शन 3 यानी कि अंधात्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंधात्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 34 में, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होते हैं, ठीक है ना। तो दांत की जो जड़ होते हैं वो किस पदार्थ से आच्छादित होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि सीमेंटम से ये आच्छादित होते हैं, किससे होते हैं, सीमेंटम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है, ठीक है ना। तो कौन सा वेद है जो कि आधा गद्य है और आधा काव्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी, यानी कि यजुर्वेद। कौन है, यजुर्वेद है, जो कि आधा गद्य है और आधा काव्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बोल रहा है कि निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात करना, ठीक है ना। माध्य का मतलब होता है औसत ज्ञात करना रहता है, ठीक है ना। माध्य मतलब क्या होता है, मीन मतलब औसत, ठीक है। तो औसत का मतलब क्या होता है, योग बटा संख्या, ठीक है ना। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत, ठीक है ना। औसत जिसे क्या बोलेंगे, माध्य बोलेंगे, ठीक है। माध्य बराबर क्या होगा, योग बटा संख्या, ठीक है। तो योग पहले जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ते हैं, 9 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना 25, 25 से 4 29, 30, 30 और 9 30 और 9 39, 39 4 43, 43 और 6 कितना हो जाएगा 49, 49 3 52, 52 और 4 56, 56 हाथ में रह गया कितना आपका 5, ठीक है। आगे हो जाएगा 5 2 7, 7 6 13, 13 5 18, 2 20, 7 27, 27 4 31, 31 और 6 37, 37 और 2 39, 39 और 5 44, 44 और 5 कितना 49, कितना हो गया 49, यानी टोटल योग आ गया कितना 496। टोटल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो टोटल संख्या कितने हो गए 10। तो इसका माध्य जो हो जाएगा कितना हो जाएगा
एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे यानी कि 49.6 हो जाएगा। 49.6 यानी कि बी में है, ठीक है ना। बी किस में है तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बी मार दीजिए। बी में गलत हो जाएगा, बी मतलब दूसरा मार के समझ जाएगा। तो दूसरा में ए है, तो ए यदि आता 51.4 आता तब ये आंसर होता है, ठीक है ना। तो बी आ रहा है, बी मतलब 49.6 जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया, ठीक है। तो 4 ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, इजी क्वेश्चन आता है, लेकिन कभी कभी इस टाइप से ऑप्शन बाय कन्फ्यूज करवाने की कोशिश करते हैं एग्जाम में, तो इसे ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में कौन बेजोड़ अक्षर है ये चुनना है, ठीक है। तो कौन बेजोड़ है ये देखना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए ए कितने में आता है, ए और जी 7 यानी कि कितने का 6 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है ना। कितने का 6 का, इसमें हो रहा है कितना 8 6 14, इसमें भी 6 का, और ये हो रहा है 6 से 9 हो गया, 3 से 9 हो गया, इसमें भी 6 का वृद्धि। ये हो रहा है 4 से 10 यानी कि इसमें भी 6 की वृद्धि हो रहा है। आगे देखते हैं इसमें 13 6 19, 20 और 6 26, 15 और 6 21 आना चाहिए था, यानी कि यू आना चाहिए था, ठीक है ना। 6 की वृद्धि हो रहा है ना सब में। 13 6 19, 20 6 26, इसमें भी देखिए 16 6 22, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, अदर है, ठीक है ना, यानी कि बेजोड़ है। ऑप्शन नंबर 3 में जहाँ जेड है वहाँ यू होना चाहिए था, ठीक है। चलिए तो ABCD का जो पूरा अक्षर है, ए कितने में आता है, डी कितने में आता है, एफ कितने में आता है, सभी आपको याद होना चाहिए और याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए तो इसे याद रख करिएगा, 1 2 बार आप लिखिएगा। जैसे टी कितने में आता है, ठीक है ना, तो टी कितने में आता है 20 में आता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। भी कितने में आता है 22 आता है। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, ऑप्शन 2 यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है ना, भारत सरकार अधिनियम 1919 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 60 लीटर तेल भरा हुआ है, ठीक है ना। एक डिब्बा है जिसमें 60 लीटर तेल क्या है, भरा हुआ है। रिसाव के कारण 4.5 लीटर तेल क्या हो गया, बह गया। तो 4.5 लीटर बह गया, तो 60 लीटर में 4.5 लीटर घटा देंगे तो कितना बचेगा 55.5, यानी कि 55.5 लीटर तेल अभी भी बचे हैं डब्बे में, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो अभी भी डब्बे में कितना प्रतिशत तेल है ये बताना है। तो बचा हुआ तेल जो है अभी डब्बा में कितना प्रतिशत है ये निकालना है, परसेंटेज, ठीक है। तो अभी वर्तमान में कितना है, 60 लीटर में 4.5 लीटर खत्म हो गया यानी कि बह गया, तो बच गया कितना 55.5 लीटर तेल बचा। कितने में, टोटल 60 में कितने परसेंट, तो 100% निकाल देंगे परसेंटेज। दशमलव हटाएंगे, 1 शून्य खत्म, 6 से 0 से 0 1 काट देंगे, 2 तिया 6, 18 तिया 54 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 2 से कट जाएगा ना, 9 दूनी 18 5, यानी कि 92.5%, यानी कि 92.5% अभी उसमें तेल मौजूद है, ठीक है। तो ये होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, बोल रहा है कि P-1/P बराबर दिया है कितना, √7। तो पूछ रहा है कि PQ-1/PQ का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा ये बताना, ठीक है। तो इसका एक सूत्र होता है, सिंपल तरीका, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। दोनों साइड क्या कर देंगे, Q कर देंगे, ठीक है। P-1/P का होल Q कर देते हैं, इधर हो जाएगा कितना √7 का होल Q, यानी दोनों साइड क्या कर दिए, Q कर दिए। तो पहले एक था बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो एक Q हो जाएगा क्या, एक Q माइनस BQ माइनस 3AB इंटू A माइनस B, इस प्रकार से हो जाएगा। इधर हो जाएगा 7√7, ठीक है। चलिए अब इसको निकाल लेंगे। तो देखिए 3P से P आपका ये क्या होगा, कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना 3, और P-1/P का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दिया कितना, √7 दे चुका, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं P-1/PQ बराबर 3√7 लिख सकते हैं। 3√7 इधर जाकर के आपका जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो 7√7 यानी कि आपका हो जाएगा क्या, 7√7 प्लस 3√7, इस प्रकार से जुड़ जाएगा। माइनस में तो इधर जाकर प्लस में, यानी कि अब हो जाएगा कितना 10√7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि PQ-1/PQ का जो मान होगा क्या होगा, तो 10√7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका डायरेक्ट निकालने का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, ये होता है x-1/x पूछ रहा है, ठीक है ना। इतना का मान पूछ रहा है एक Q माइनस BQ का। तो इसका होता है यदि x-1/x बराबर यदि k मानते हैं तो KQ प्लस 3k आप इस पर भी रख देंगे तो आपको डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप सेट मारेंगे तो नए नए पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। जहाँ भी याद करने वाली चीज़ हो, A4 साइड निकालिए, A4 साइज की पेज निकालिए, कॉपी निकालिए, उसमें आप उसे नोट कर लीजिए और सप्ताह में 10 दिन में उसे रिवीजन करते रहिए, ठीक है। जैसे कि ये आपका आ गया तो इसे आप लिख लीजिए कहीं पर, जो कि ध्यान में रहिए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर k का वैल्यू रख देंगे, k मतलब 7√7 हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा ना 7√7 हो गया प्लस 3√7 हो जाएगा, 3√7 हो गया तो कितना हो गया 10√7। तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं, बाकी बेसिक आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एक विशिष्ट कूट में PORT को KLIG लिखा गया है, तो BEACH को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए P आता है कितने में, 16 में, इसको भी ध्यान याद रखिएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा। 16 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया और ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए 16 और 11 इसका क्या है, विपरीत है यानी कि उल्टा है, तो P का जो विपरीत होगा क्या होगा, K होगा यानी कि 11 होगा। Q O का विपरीत क्या होगा, L होगा। ठीक है ना, यानी कि इसके विपरीत लिखते गए तो इसका भी विपरीत लिख देंगे। तो B का जो विपरीत हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी कि 27 में से 2 घटा दीजिए तो 25, यानी कि 25 में 22 आता है, तो 22 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो 22 अभी ऑप्शन नंबर डी नहीं है, इसको हटाइए। ठीक है, उसके बाद ई आता है 5 में, 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 यानी कि भी, तो भी दूसरा नंबर ऑप्शन में भी सभी में है। उसके बाद आपका ए का उल्टा क्या हो जाएगा, ए का उल्टा हो जाएगा आपका जेड। ठीक है ना, ए का उल्टा कितना हो जाएगा, जेड, यानी कि 27 में से घटाएगा तो कितना, 26, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो आपका कट गया, अभी भी ए और ये बचा हुआ है। ठीक है, आगे हो जाएगा सी, यानी कि 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 से 24 पर आता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे, आगे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, तो देखिए कोई भी संख्या है, कोई भी ABCD में जो उल्टा निकालना है, ठीक है ना, यानी विपरीत मान निकालना है, तो 27 माइनस, ठीक है ना, 27 में से जो राइट संख्या है, जो सही वाला है, जो सीरियल नंबर है, उसको आप माइनस करें। जैसे बी है तो बी का 27 में से 2 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 25, 25 में कौन आता है, 22, तो बी का जो विपरीत आ जाएगा क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 27 में से हमेशा घटाइएगा, यानी कि माइनस कीजिएगा क्या, राइट वाली जो है ना, वो सही वाला जो है, यानी कि सीरियल नंबर जो सही वाला है वो घटाएगा तो आपको विपरीत मान निकल जाता है। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 है, सुमन 4 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 14% की दर से साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए 43,000 रुपये क्या करता है, जमा करता है। तो 4 वर्ष बाद उसको कुल राशि कितनी मिलेगी, यानी कि मिश्रधन निकालना है। ठीक है ना, तो कुल कितनी राशि मिलेंगे ये बताना है। तो मिश्रधन सिंपल निकालना है। तो देखिए मूलधन हो गया आपका कितना, 43,000। ठीक है ना, तो मूलधन का तुलना मूलधन से मूलधन कितना हो जाता है, 100। ठीक है ना, मिश्रधन निकालना है तो ब्याज बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है ना R गुना T%। ठीक है ना, R गुना कितना होता है, T होता है, तो RT कितना हो जाएगा, 14 चौ 56। और मिश्रधन निकालना है तो हो जाएगा, ये तो ब्याज निकल गया, मिश्रधन निकालना तो 100 जोड़ देंगे, यानी कि 156 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो गुना कर काट दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य। अब इसको गुना कर दीजिए, 430 गुना 156 करेंगे तो देखिए 1 शून्य तो बैठेगा, फिर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18, लास्ट में 8 आना चाहिए। ठीक है ना, तो लास्ट 0 के बाद क्या हुआ, 8 आएगा। तो देखिए किस में है, 0 के बाद 8 आपका ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, या कैलकुलेट आप कर लीजिए, आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार के भी दिमाग लगाते चलना है अपने को। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। दो ट्रेन स्टेशनों ए और बी के बीच विपरीत पटरियों पर चल रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे है कि एक दूसरे को पार करने के बाद वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 4 घंटा और 9 घंटे का टाइम लेता है, यानी कि समय लेता है। यदि पहली ट्रेन की गति आपको दे दिया कितना, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगा ये निकालना है। ठीक है, सिंपल सी है। जब कोई टाइम दे दिया है और चाल का जो रेशियो होता है क्या होता है, आपस में विपरीत होता है, ये तो पता ही है, क्योंकि टाइम जो गाड़ी टाइम ज़्यादा ले रहा है उसका चाल कम रहेगा, और जो टाइम कम ले रहा है उसका चाल अधिक रहेगा। यानी मान के चलिए कोई ट्रेन है जो 10 किलोमीटर दूरी तय करना चाह रहा है, तो कोई 10 के स्पीड से चल रहा है, कोई 5 के स्पीड से चल रहा है। ठीक है ना, मान के चलिए कोई ट्रेन 10 के स्पीड से चल रहा है तो इसका टाइम कम लगेगा, और इसके यदि 5 के स्पीड से चल रहा है यानी कि स्पीड कम है तो टाइम अधिक लगेगा, ये तो पता ही है। ठीक है, चलिए तो उसी पर है। इसमें होता है क्या, पहले की जो चाल मान लेते हैं V1 मान लेते हैं, और दूसरे की चाल क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो रेशियो निकलता है वो चाल का वो होता है T2/T1, यानी कि पहला का जो V1 रहेगा उसका T2 लेंगे, यानी कि ट्रेन दूसरे का टाइम ले लेंगे, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी गति, तो उसका जो रेशियो हो जाएगा टाइम का वो क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, यानी कि पहले ट्रेन के जो टाइम रहेंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो पहला ट्रेन हो गया V1 और दूसरा हो गया V2, यानी कि ठीक है, और उसका रेशियो निकाल लेंगे T2/T1 से। ठीक है ना, तो ये आपका रेशियो रहता है, इसे ध्यान रखेंगे। ये निकल जाएगा यहाँ से आपका चाल का रेशियो निकल जाएगा दोनों ट्रेन की। ठीक है ना, तो दोनों ट्रेन की चाल के रेशियो यहाँ से निकाल लेंगे, तो T2 आपका यानी कि दूसरा टाइम कितना दिया है, 9 दिया है, जो कि रूट में रहेगा 9 और 4, तो रेशियो हो जाएगा कितना, 3:2। ये हो जाएगा आपका चाल का रेशियो निकल गया, यानी इस ट्रेन की चाल की रेशियो आ गया 3 अनुपात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली ट्रेन है जिसकी चाल कितना हो जाएगा 3, और दूसरी ट्रेन है जिसकी चाल हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, पहली ट्रेन की चाल आपको दे दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पहली ट्रेन की चाल कितना आ रहा है, 3, तो पहली का तुलना पहली से। दूसरी ट्रेन की गति निकालना है, तो दूसरी ट्रेन की गति कितना है, 2, तो गुना कितना कर देंगे, 2, 18 तिया 54, 18 दूनी 36, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही थी, जो कि दूसरी वाली ट्रेन थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दूसरी वाली ट्रेन थी ना, तो दूसरी वाली ट्रेन 36 के रफ्तार से चल रही थी, पहली वाली 54 से, तो दूसरी का जो टाइम दिया हुआ है ना ज़्यादा, दूसरी टाइम ज़्यादा ले रहा था, पहली वाली कम ले रहा है ना,
बस यही है, यही समझना, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था ये बताना, ठीक है। तो किसके द्वारा जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपका पहला संविधान अधिनियम के द्वारा, और पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुए थे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, राजीव एक किताब का 5/8 भाग एक दिन में पढ़ा, ठीक है ना। 5/8 भाग एक दिन में पढ़ लिया, ठीक है ना। राजीव नाम के कोई व्यक्ति है वो, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है कि अगले दिन उसने जो शेष बचा उसमें से 2/3 भाग पढ़ लिया। अब उसके 30 पन्ने अभी और बाकी हैं, तो इस किताब में टोटल पन्ने की संख्या कितनी है ये बताना, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें 5/8 है, यानी कि 5 बटा कितना 8 है, और 2/3 है, ठीक है ना। 3 और 8 का एलसीएम ले लीजिए टोटल, ठीक है ना। तो टोटल जो पन्नों की संख्या मान लीजिए, कितना मान लीजिए 24, ठीक है। अब देखिए पहला दिन, दूसरा दिन और शेष लिख लेते हैं यहाँ। देखिए पहला दिन कितना बड़ा, टोटल का 5/8, टोटल का 5/8 पढ़ने का मतलब है कितना कि 5 या 15 पेज उसने पढ़ लिया था, ठीक है। चलिए ये हो गया। आगे बोल रहा है कि तो 15, देखिए 24 में से 15 घटाएंगे तो कितना शेष अभी बचा है, अभी 9 पेज और बचा है, ठीक है। उसमें बोल रहा है क्या कि शेष जो भाग बचा, यानी कि 9 जो शेष बचा उसमें 2/3 भाग अगले दिन पढ़ा। तो 2/3 का मतलब कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी कि 6 पेज वो फिर से पढ़ लिया अगले दिन शेष में, ठीक है। अब उसके पास टोटल कितने बचे, तो देखिए 24 में से 15 और 6 21 पेज तो उसने पढ़ लिया। अब शेष कितने पेज बचे हैं उसके पास, 3 पेज बचे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका रेशियो, ठीक है। चलिए अब बोल रहा है क्या, यहाँ टोटल बोल रहा है कि 30 पेज बचे हैं उसके पास, शेष कितने बचे हैं 30 पेज, यहाँ बचा है 3 पेज। तो शेष का तुलना शेष से कर दिए। बोल रहा है कि किताब में पन्ने कितने थे, तो पन्ने कितने थे टोटल 24, तो गुना कितने कर देंगे 24, काट दीजिए तो 10 या 30 240, यानी कि टोटल जो बुक में पेज थे वो कितने थे 240 पेज की उसके किताब थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप बनाइए, तुरंत बनेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। पूरा DOG को लिखा गया कितना 67, BAT को लिखा गया 22, तो उसी कुट भाषा में COW का क्या लिखा जाएगा ये बताना, ठीक है। तो DOG का 67 किस प्रकार से लिखा गया, एक बार आप लोग भी दिमाग जरूर लगाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसमें लिखा गया क्या, देखिए D कितने में आता है 4 में, O कितने में आता है 15 में, और G कितने में आता है 7 में आता है, ठीक है। तो लिखा गया क्या 67 का मतलब हम लिख सकते हैं 15 × 60 + 7, यानी कि शुरू के 2 अंक का गुना और इसका योग क्या है, ठीक है ना। जैसे B है तो B को कितने में आता है, देखिए B आता है 2, फिर हो गया 1, और T आता है कितने 20, तो इसका गुना किया है 2 और 1 का, और प्लस 20 किया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 22 आ रहा है, यहाँ पर 67 आ रहा है। उसी प्रकार से COW मतलब क्या 3 C में आता है, 15 आता है, और ये 23 में आता है W, ठीक है। इसको गुना कर देंगे और इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 या 45 और 3 कितना 48 20 68, यानी कि 68, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 15 या 45 और 23 कितना हो जाएगा 45, सॉरी गलत हो रहा है ना, 45 और 3 48 और 20 68, ठीक तो है ना। 68 ही इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा 68, ठीक है। चलिए 68 ही है ना, इस प्रकार से था ये, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 है, 4 वर्ष पहले राम और राहुल की आयु का रेशियो दिया 3:4। कब दिया है, राम और राहुल है, ठीक है ना। राम है और कौन है, राहुल है, जिसका 4 वर्ष पहले यानी कि 4 वर्ष पूर्व का रेशियो जो दिया हुआ कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, ठीक है। आगे बोल रहा है वर्तमान आयु का रेशियो 17:22 है वर्तमान का, ठीक है ना। तो वर्तमान का जो रेशियो कितना दिया 17:22 आपको दे दिया है। अब यहाँ से पहले आप आगे क्वेश्चन बोल रहा है क्या, क्वेश्चन को पहले एक बार पूरा पढ़ते हैं फिर समझ के निकालेंगे, ठीक है। बोल रहा है यदि राम सुशील से 5 वर्ष बड़ा है, राम की आयु हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा, और सुशील से राम 5 वर्ष बड़ा है, तो सुनील है, तो सुनील से 5 वर्ष बड़ा है कौन, राम। तो सुनील की वर्तमान आयु निकालना है, तो पहले राम की आयु वर्तमान निकाल लेते हैं, फिर सुनील का ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो 4 वर्ष पूर्व और वर्तमान, यानी कि दोनों का अंतर कितने का है 4 वर्ष का क्वेश्चन में ही दे चुका है, तो दोनों का डिफरेंस दे दिया कितने 4 वर्ष का, ठीक है। अब देखिए इसका अंतर कितने का पहले बराबर कर लेते हैं, इसका अंतर का गुना इसमें कर लेते हैं, ठीक है। तो 17 और 5 में कितने का अंतर है, 17 और 22 में 5 का अंतर है, तो 5 में इधर भी गुना हो जाएगा, 5 में इधर भी गुना हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों में अंतर कितने का है, डिफरेंस 1 का है, तो दोनों का डिफरेंस आपस में गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दोनों का योग इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 3 और 4 में 1 का, तो 1 से इधर भी और 1 से इधर भी गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो गुना कर दिए, ठीक है। तो 1 से गुना करेंगे तो सेम ही जाएगा। तो देखिए इसका आ जाएगा कितना 15 आ गया आपका, राम का रेशियो कितना 15, और इसका आ गया राहुल का कितना 20 जब गुना किए तो, ठीक है ना। देखिए अब 4 वर्ष पूर्व और वर्तमान, देखिए 15 से हो गया कितना 17, ठीक है ना। पहले था कितना 15, 4 वर्ष पूर्व जो उम्र था कितना था 15 वर्ष था,
वर्तमान में कितना हो गया 17, यानी कि 2 वर्ष का क्या हुआ वृद्धि हुआ। इसमें देखिए पहले था कितना 20 और अब कितना हो गया 22, कितनी वृद्धि 2 की। तो वृद्धि का तुलना वृद्धि से, यानी कि अंतर का तुलना अंतर से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना, अंतर का तुलना अंतर से हम बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का क्या है डिफरेंस है ना। 17 और 20 में डिफरेंस कितने का 2 का, या फिर ये डिफरेंस लीजिएगा तो दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि इसका अंतर और इसका अंतर से ऊपर नीचे गुना किए, तो इसका जो अंतर आएगा नीचे की जो अंतर है ऊपर में गुना, और ऊपर की जो अंतर है वो नीचे में गुना कर दिए, तो आपस में योग क्या हो गया इक्वल हो गया। तो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 4 वर्ष दिया है, यहाँ डिफरेंस कितने 2। अब बोल रहा है कि राम की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु निकालने के लिए रेशियो आपका ये दिखा हुआ है, ठीक है। तो राम की वर्तमान आयु कितना 17 से गुना कर देंगे, तो 2 दूनी 4, यानी कि 17 दूनी 34, यानी कि राम की जो वर्तमान आयु आ गया कितना आ गया 34 आ गया, ठीक है ना, 34 आ गया राम की वर्तमान आयु। अब बोल रहा है कि सुनील से 5 वर्ष बड़ा है, तो सुनील से 5 वर्ष बड़ा है, इसका मतलब कि सुनील 5 वर्ष इससे राम से क्या है छोटा है, तो सुनील की जो वर्तमान आयु कितना आ जाएगा 29 माइनस 5, 34 माइनस 5, यानी कि 29 वर्ष, यानी कि सुनील कितने का है 29 वर्ष का है, ठीक है। और इससे भी गुना करेंगे तो इससे भी निकल जाएगा, जैसे कि है ना, देखिए 15 से यदि गुना करेंगे तो 15 दूनी कितना आ जाएगा 30, लेकिन ये जो रेशियो दिया 4 वर्ष पूर्व का रेशियो है, तो 15 दूनी 30, अब प्लस 4 जोड़ेंगे तभी तो वर्तमान निकलेगा, तो 34 इससे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाली जो रेशियो इससे गुना करेंगे तो 4 वर्ष पहले की उम्र ज्ञात होगा, जबकि वर्तमान उम्र निकालना है तो हमें ये वाली रेशियो से डायरेक्ट गुना करेंगे तो आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो में पढ़ने रहता है इसमें चीज़ें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, हो रहा है 3 से 11 हो गया, तो वृद्धि क्रम में अगला पद कौन सा होगा ये निकालना, ठीक है। चलिए देखते हैं, 3 से हो गया 11 यानी 8 की, ये हो गया कितना 11 से हो गया 23 यानी कि 12 की वृद्धि, इसमें हो गया कितना 23 यानी कि 16 की वृद्धि, और इसमें कितना का हो गया 20 का वृद्धि, यानी इस प्रकार से वो बढ़ते जा रहा है। तो देखिए 8 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 4 कितना हो जाएगा 24, तो 59 प्लस 24 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 63 20 83, यानी कि 83 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, बोल रहा है 2 संख्या है जिसका अनुपात 5:6 आपको दे चुका है, ठीक है। बोल रहा है जब दोनों संख्याओं में 6 घटाया जाता है, यानी कि अंतर कितने का 6 का, तो अनुपात 3:4 हो जाता है, कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है 3 से 5 हो जाता है, सॉरी 5 से 3 हो जाता है, 2 का डिफरेंस, इसमें भी 2 का डिफरेंस, तो डिफरेंस आपस में सेम होना चाहिए। जब डिफरेंस समान ना हो तो इसका अंतर और इसका अंतर को ऊपर नीचे में गुना कर दिए समान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अंतर का तुलना अंतर से कर दिए। बोल रहा है संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो संख्या 5 है और 6 है, 3 है और 4 है, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 का डिफरेंस है, तो गुना 1 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सी यूएसए की स्थानीय हवा है ये बताना है। तो यूएसए की कौन स्थानीय हवा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि चिनूक, ठीक है ना। चिनूक क्या है तो स्थानीय हवा, ठीक है, जो कि यूएसए का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, पवन द्वारा यानी कि हवा द्वारा परागन को, यानी कि पवन द्वारा जो परागन होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसे क्या बोलते हैं, उसे एनामोफिली कहते हैं। क्या बोलते हैं, एनामोफिली कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखें। हाइड्रोफिली जो कि जलीय जल के द्वारा होता है, हाइड्रो मतलब जल होता है, जो जल से परागन होता है उसके बोलते हैं। एंटोमो मतलब क्या होता है, कीट होता है ना, तो कीट से होता है उसके लिए बोला जाता है, ठीक है ना। तो कीट से परागन होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। देखिए 52 में बढ़ते क्रम में आगे कौन आएगा ये बताना है। तो देखिए टी आता है 20 में, फिर होता है आर 18 में, पी 16 और ये 14। तो देखिए 14 16 18 20, यानी घटते क्रम में जा रहा है, तो 2 और घट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा एल, यानी कि 12। तो एल देखिए सभी ऑप्शन में। आगे देखते हैं, देखिए 15 से हो गया 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23, यानी कि दूसरा जो अंक है वो बढ़ते हुए जा रहा है। तो 21 2 23, 23 मतलब क्या हो जाएगा डब्लू, ठीक है ना, डब्लू 23 में आता है, तो आपका ऑप्शन बी तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है 4 फिर 2 फिर 26 फिर 24, यानी कि 24 26 28 30 इस प्रकार से बढ़ते जा रहा है। तो इसमें भी 2 कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना 22, यानी कि भी, यानी भी मतलब कौन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका 4 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, अमिनी देवी और मिनिकॉय भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि कहाँ है लक्षद्वीप का हिस्सा है अमिनी देवी और मिनिकॉय। भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है तो लक्षद्वीप का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, स्थानांतरण कृषि को डैश में मिल्पा के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो कौन सी देश में है जो मिल्पा के रूप में स्थानांतरण कृषि को जाना जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन 3 कौन, मैक्सिको, ठीक है ना। मैक्सिको में जाना जाता है मिल्पा के रूप में स्थानांतरण कृषि को, ठीक है। मैक्सिको की राजधानी कहा तो मैक्सिको सिटी है, ब्राजील के ब्राजीलिया। मलेशिया की कहाँ राजधानी है, कुआलालंपुर। भारत के तो नहीं जल्दी पता ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन
प्रशांत महासागर का एक गर्म महासागर है, ठीक है ना, गर्म महासागर है ये बताना, ठीक है ना। गर्म करेंट लिखना चाहिए था क्वेश्चन में ना, थोड़ा सा वो हो गया। चलिए ठीक है, करेंट मतलब जो धारा है ना वो गर्म धारा होना चाहिए, ठीक है ना। महासागर में कौन सा प्रशांत महासागर का गर्म जो है धारा है ये बताना है, क्वेश्चन का मतलब ये है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि कुरोशियो करंट, क्या है ना, कुरोशियो करंट जो कि प्रशांत महासागर का क्या है, एक गर्म धारा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, ठीक है ना। 56 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक साधारण अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण और एक साधारण द्वादश भुज, ठीक है ना, द्वादश भुज के प्रत्येक आंतरिक कोण के माप का अनुपात क्या होगा ये निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि आंतरिक कोण का एक सूत्र होता है, ठीक है ना, आंतरिक कोण, ठीक है ना, आंतरिक कोण बराबर क्या होता है n-2 इंटू कितना 180 डिग्री बटा n होता है, ठीक है ना। तो इसे आप एक जगह नोट जरूर कर लीजिएगा, जब भी आंतरिक कोण निकालने की बारी आए तो इस पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए n जो होता है वहाँ पर भुजा जो रहेगा आपको ये रहेगा n, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले n बराबर 2 है, पहला है n एक साधारण अष्टभुज है, यानी कि पहला जो n हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा जो आपका दे दिया वो कितना दिया है द्वादश भुज मतलब होता है क्या n बराबर 12, ठीक है ना। द्वादश भुज मतलब होता है भुजा 12 हो गया, ठीक है ना। 12 को द्वादश भुज बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेंगे, एक कन्फ्यूजन वाले पॉइंट है, ठीक है। चलिए अब इसका रेशियो निकालना है तो इस पर निकाल देते हैं। तो सिंपल सी है, देखिए n बराबर 8 पहला में यदि पहला पॉइंट है और दूसरा का रेशियो निकालना है तो निकाल लें क्या n माइनस कितना हो जाएगा 2 मतलब कितना हो जाएगा 6 गुना 180 बटा कितना n मतलब 8, ठीक है। दूसरा का रेशियो हो जाएगा n 12 है, ठीक है। तो n 12 मतलब 12 माइनस 2 कर देंगे तो कितना 10 गुना 180 बटा कितना हो जाएगा 12। इसी का रेशियो निकालना है तो सिंपल निकाल लेंगे, ठीक है। 180 से 180 आपका कट जाएगा, ठीक है ना। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ठीक है ना। तो गुना कर दीजिए तो हो जाएगा कितना 9:10, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा कितना 9:10। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ये वाली सूत्र जो है आप कहीं नोट कर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका क्या 57 है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है ना, परिमाप दे दिया है और दो बराबर भुजाओं हैं, उनमें से एक दे दिया कितना 20 सेंटीमीटर, परिमाप आपको 72 दे दिया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकालना है। तो इसको निकालने के आपको एक तरीका है सिंपल, वो भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो एक समबाहु त्रिभुज जो होता है समद्विबाहु है, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज जो आपको होता है उसमें क्या होता है दो भुजा बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये है बी है और ये सी है, मान लेते ये और ये भुजा बराबर है और ये अलग है, ठीक है। तो ये आपको 20 दे दिया है और ये भी आपको 20 दे दिया, ये वाली भुजा को निकालना है जो कि परिमाप दे दिया है तो निकालना है। तो परिमाप क्या होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है यानी पेरीमीटर जो होता है वो क्या होता है 2a + b, 2a मतलब क्या जो बराबर भुजा हो गया और ये अलग जो भुजा होता है, ठीक है। तो परिमाप 72 वो हो जाएगा आपका कितना 20 दूनी 40 प्लस b यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 32, ठीक है ना। तो b बराबर 32 यानी कि जो अदर भुजा आ गया कितना आ गया 32 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल तरीका है उससे भी आप निकाल सकते हैं, जैसे एस मतलब अर्ध परिमाप पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। अर्ध परिमाप जो एसो होता है उसका मतलब क्या होता है a + b + c/2 यानी कि भुजाओं का योग बाई 2। तो भुजा हो जाएगा 20 20 40 40 और कितना 72 यानी कि परिमाप बाई 2 लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना। परिमाप बाई 2 यानी कि परिमाप का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 72/2 यानी कि 36 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। ABC मतलब क्या हो गया परिमाप हो गया, यानी कि अब जब समद्विबाहु त्रिभुज का बात बोले तो 2a + b लिखेंगे इसमें, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल जो त्रिभुज रहता है उसमें ABC लिख देते हैं, ठीक है ना, सॉरी एक आपका काटेगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका अर्ध परिमाप यानी एस की वैल्यू निकल गया। और एक क्षेत्रफल निकालने का ये सूत्र होता है आपको याद होगा कि रूट में होता है क्या s × s - a इंटू क्या s - b इंटू s - c होता है, ठीक है। तो इस पर आप सिंपल निकाल सकते हैं। s की वैल्यू कितना आ गया आपका 36 है, s - a यानी कि 36 माइनस कितना a मतलब 20, तो 36 - 20 करेंगे तो कितना 16, फिर से 36 - b करेंगे मतलब कि इसमें तो दो समान भुजा है तो कितना हो जाएगा फिर से 16 हो जाएगा और इसमें फिर से कर देंगे 36 - c यानी कि आपका जो एक्स्ट्रा वाला भुजा अलग भुजा है वो हो जाएगा कितना 4, ठीक है। तो आप सिंपल निकाल लेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना 6, 4 16 का वर्गमूल फिर से 16 का वर्गमूल 4 और ये 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 624, 24 चौके कितना 24 चौ 96, 96 गुना 2 कितना हो जाएगा 192, ठीक है ना। 192 वर्ग सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से निकल जाता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है इलेक्ट्रिक रूम हीटर के कॉइल को डैश कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी कि उसे एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं एलिमेंट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आते हैं बहुत बार, तो इसे ध्यान रखेंगे। बोला एक रेल 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्टेशन 1 से स्टेशन 2 तक जाती है, ठीक है ना। स्टेशन 1 से यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जाती है, फिर आती है। हो रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या होता है, उधर से वापस लौटती है, एक स्टेशन पर लौटती है, ठीक है। तो संपूर्ण यात्रा में रेल की जो औसत गति है वो क्या होगा, आप किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो औसत गति निकालना है, तो औसत गति बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है ना। तो औसत गति निकालना रहेगा तो क्या होगा, औसत चाल जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, ठीक है ना, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय, ठीक है। इस पर आप निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे देखिए अब समझेंगे। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी है जो कि 24 की रफ्तार से गया, फिर वहाँ से 36 की रफ्तार से आया, एक से स्टेशन 2 तक जाता है और 2 से 1 तक आता है, यानी कि दूरी क्या है, समान है। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर गया भी और 1 किलोमीटर आया भी, तो टोटल दूरी कितना यात्रा किया, 2 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल दूरी यानी कि कुल दूरी कितना हो गया, 2 किलोमीटर, सिंपल है, ठीक है। उसके आगे बोल रहा है कुल समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, देखिए तो जाने में जो टोटल समय लगा कितना लगा, टोटल आपको हो गया कितना, 1 किलोमीटर दूरी गया, जो कि कितने की रफ्तार से, 24 की रफ्तार से उसने गया, ठीक है। फिर उधर से आया 1 किलोमीटर दूरी, फिर से आया, कितने की रफ्तार से आया, 36 की रफ्तार से उसने आया, ठीक है। यानी कि ये हो गया कितना, टाइम हो गया, टाइम बराबर बोल सकते हैं ना, टाइम बराबर क्या, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अब इसको यहाँ से एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा एलसीएम कितना, 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, यानी कि 5/72, ठीक है। 5/72 आ गया, यहाँ पर कितना, 5/72 आपका आ गया, सॉरी 72 लिखा गया, ठीक है। चलिए अब इसको सिंपल गुना कर देंगे, इससे आपको 72 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हो जाएगा क्या, आपको टोटल समय 72 दूनी 144/5 कर देंगे, तो 28/5 चाल से 0.48 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इतना किलोमीटर प्रति घंटा, 28/5 चाल से 140, 4 बच गया शेष, दशमलव बैठाएंगे 0, 8 5 40, यानी कि 28.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन क्या किया, वापस ट्रेन की जो औसत चाल रहा वो कितना रहा, 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा रहा, ठीक है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, सिंपल तरीका, स्टेप आराम से समझिएगा, बनाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बुरा PRIACA प्रेसिडेंट को इतना लिखा गया है, तो किसी कुटबद्ध में वेडनेसडे को क्या लिखा जाएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले है इसमें पॉइंट, देखिए सबसे अच्छा पॉइंट है इसमें जो ध्यान रखने की बात है वो ये है, ठीक है। देखिए P से हो गया कितना, N हो गया, ठीक है ना। P से कितना, N हुआ, यानी कि 2 की कमी हुआ, क्या हुआ, 2 की कमी हुआ, ठीक है ना। 16 से 14 यानी 2 की कमी, तो 23 में 2 की कमी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आएगा। 21 मतलब कि U वाला आएगा, ठीक है ना, क्योंकि U 21 में आता है। तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो खत्म हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे 3 अंक लिया गया है, ठीक है ना। R को 3 का क्या बनाया गया, जोड़ा बनाया गया, 3 का जोड़ा बनाया गया। देखिए R है 18 में और S है कितना, 19 में, तो R को बनाया गया कितना, चौथा अंक बनाया गया, एक वृद्धि करके, ठीक है ना। R जो है उसे क्या किया गया, चौथा अंक है, 1 2 3 4, और इधर से दूसरा और इधर से चौथा एक वृद्धि करके लिखा है। तो यहाँ से देखिए दूसरा नंबर क्या है, ये है, और इसके चौथा नंबर में एक वृद्धि करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और वो चौथा अंक होना चाहिए। तो चौथा अंक देखिए इसमें भी F है और इसमें भी F है, ठीक है ना, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर है R को इतना कर दिए, फिर E है जो कि तीसरा अंक है, उसको क्या किया है, तीसरा अंक को 2 की वृद्धि किया, क्या है कि नहीं, 2 की वृद्धि यानी कि 5 से 7 किया तीसरा अंक, तो 4 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा तीसरा अंक। तो आपका ऑप्शन तीसरा जो है वो कितना आ गया, इसमें भी F ही है, जबकि इसमें E कर दिया, तो E वाली तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 61 है, ठीक है ना। 61 है, वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो किस रूप में जाना जाता है, किस कर के रूप में, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि सीमा शुल्क यानी कि कस्टम ड्यूटी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है। यदि एक समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, एक समकोण त्रिभुज की भुजा इतना इतना और इतना दे दिया है, तो बोल रहा है कि के का मान क्या होगा ये बताना, ठीक है। देखिए तो के की वैल्यू कुछ भी हो उससे बड़ा आ जाएगा क्या, k+4, ठीक है ना, और इससे छोटा आएगा ये, यानी कि के जो है क्या है, के से ये बड़ा है और ये छोटा, यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, कर्ण बोल सकते हैं, ठीक है ना। यानी सबसे बड़ी जो भुजा रहता है वो क्या रहता है, कर्ण रहता है समकोण त्रिभुज में। तो हम सूत्र होता है क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, होता है कि नहीं, ये होता है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका कर्ण हो गया। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कर्ण ही पता करना है। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, तो सबसे बड़ी भुजा तो यही होगा, क्योंकि के की वैल्यू मान के चलिए यदि आप 4 रखते हैं, ठीक है ना, या 5 कुछ भी रखेंगे,
मान के चलिए एक बार समझते हैं इसको। तो के की वैल्यू यदि 4 रखते हो तो ये ए वाली मान जो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन आ गया 8 आया ए वाली, तो कर्ण कौन रहेगा यही रहेगा। तो के में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो सबसे बड़ी जो वैल्यू आएगा वही तो कर्ण रहेगा। तो कर्ण आपका हो गया कितना, कर्ण हो गया आपका ये, ठीक है। अब बोल सकते हैं कर्ण के प्लस 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर। ये दोनों में से आप किसी को भी लंब आधार मानिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार मतलब के -4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आराम से निकाल लेते हैं। अब लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब कितना 8k, आगे हो जाएगा के स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -8k, ये हो जाएगा। अब देखिए के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना। 16 से 16 दोनों कट के कितना 0 आ जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर बराबर +8 -8 दोनों बराबर के एक साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 प्लस में हो जाएगा 16 के से आपका स्क्वायर कट जाएगा यानी के बराबर कितना आ जाएगा 16। तो के की वैल्यू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 नंबर क्वेश्चन है BEIN बढ़ते हुए तो अगला पद कौन सा होगा ये बताना। देखिए वृद्धि 2 से आ गया 5, ठीक है ना, यानी कि 3 की वृद्धि, 5 से हो गया 9 यानी कि 4 की वृद्धि, और 9 से हो गया कितना 14 यानी कि 5 की वृद्धि। तो अगले कितने की वृद्धि होगा 6 का, यानी कि हो जाएगा 14 और 6 कितना 20, 20 का मतलब कितना टी, ठीक है। तो टी किस में आ रहा है देखिए ऑप्शन ये और ये है, तो ये आपका नहीं होगा ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ए से हो गया कितना डी यानी 3 की वृद्धि, फिर हो गया कितना 4 की वृद्धि, फिर हो गया कितना 5 की वृद्धि, तो फिर से हो जाएगा 6 की वृद्धि। तो 6 की वृद्धि मतलब 13 और 6 कितना 19, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए 19 में आता है, ठीक है ना। चलिए तो ये था 63 नंबर क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3 यानी कि पारा, ठीक है ना, पारा इसका राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है। तो विद्युत धारा जो है वो निम्न में से किससे मापा जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि कौन ए मीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। ए मीटर से मापा जाता है क्या विद्युत धारा की विद्युत धारा जो है वो मापा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है। 66 है सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय जो है लगभग कितना लगता है, यानी कि सूर्य के जो प्रकाश है वो धरती पर लगभग कितने समय में पहुंचता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि 8.5 मिनट यानी कि 8.5 मिनट लगभग टाइम लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है, यानी कि कार की जो बैटरी होता है उसमें कौन सा विद्युत अपघटय प्राप्त रहता है यानी कि होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2 यानी कि क्या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, कार की बैटरी में प्रयुक्त होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, यानी कि टाइफाइड और कॉलरा जो होता है वो निम्न में से किस प्रकार की बीमारी है, किससे होता है ये बताना है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि जलजन्य रोग है, यानी कि जल से होने वाला रोग है, यानी कि दूषित जल से होता है क्या टाइफाइड और कॉलरा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। तो कौन सा हार्मोन है जिसमें आयोडीन मिला होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन में क्या रहता है आयोडीन मिक्स रहता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 ब्रेक यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होती है, यानी कि किडनी से प्रति मिनट जो औसत रक्त प्रवाह होता है वो कितना सीसी होता है ये बताना है, सीसी में बताना है, ठीक है ना। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2 यानी कि 1200 सीसी होता है, ठीक है ना, 1200 सीसी जो होता है वो प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है किससे किडनी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, ठीक है ना, तो किस रूप में जमा होती है ये बताना। यकृत यानी कि लीवर में एवं मांसपेशी में किस रूप में ऊर्जा जो है वो जमा रहता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, ऑप्शन 4 यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है, किस रूप में ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या है,
इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73 है अल्कोहलिक खमीर, ठीक है ना। अल्कोहलिक जो खमीर होता है का आखिरी उत्पाद जो होता है यानी कि प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि इथाइल एल्कोहल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इथाइल एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो ऋणात्मक आवेश किस में होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए यानी कि निगेटिव जो आवेश होता है वो किस में होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि किस में? बीटा किरण में, ठीक, किस में होता है? बीटा किरण में जो होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है। चलिए अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, अल्फा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव, और ये जो होता है गामा किरण जो होता है क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 है निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो खाने की जो वस्तु है उसको परिरक्षण करने में कौन सी खाद्य पदार्थ का यानी कि किसका प्रयोग होता है, कौन सी पदार्थ का प्रयोग होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। कौन सी पदार्थ का होता है? सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है। कोई भी खाद्य पदार्थ है यानी कि खाद्य वस्तु है उसको परिरक्षण करने में यानी कि सही से रखने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76 है, ठीक है ना। 76 में है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, पता है, ठीक है ना। प्रकाश में कितने रंग? 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है ये बताना है। तो रंगों को अलग करने का क्या तरीका होता है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन 1 है, ठीक है ना, ऑप्शन एक यानी कि एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जब प्रिज्म से गुजरता है तो रंग क्या होता है? अलग अलग किया जा सकता है। तो ये है इसका राइट आंसर, ठीक है ना। तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है प्रकाश में जो कि 7 रंग होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो चुंबकीय जो सुई होता है वो किस तरफ संकेत करती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि उत्तर की ओर संकेत करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 देखिए बोल रहा है एपीफाइट्स, ठीक है ना। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। तो किसके लिए रहते हैं निर्भर ये बताना है। तो एपीफाइट्स पौधे हैं जो वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो किसके लिए निर्भर रहते हैं ये बताना, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2 यानी कि यांत्रिक अभिलंब के लिए। किसके लिए? यांत्रिक अभिलंब के लिए क्या रहता है? एपीफाइट जो रहता है वो दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी का अध्ययन करता है। तो जूलॉजी का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? निम्न में से कौन है ये बताना है, ठीक है। तो जूलॉजी का अध्ययन करता है तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि जीवित व मृत जानवरों दोनों का करता है, ठीक है ना। तो जंतु विज्ञान में जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है, किसमें? जंतु विज्ञान में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, ठीक है ना, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण व पद्धति के अध्ययन इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है ना। तो जैविक जगत में होने वाले जो कार्य गुण और पद्धति होता है उसके अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए है, ठीक है ना, ऑप्शन ए यानी कि उसे बायोनिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है क्वेश्चन नंबर। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। तो शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2 यानी कि मरुदभीत कहते हैं। क्या बोलते हैं? मरुदभीत बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि बीटी कल्चर, ठीक है ना, बीटी कल्चर जाना जाता है। तो बीटी कल्चर में किसका उत्पादन होता है यानी कि बीटी कल्चर जो है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2 यानी कि अंगूर उत्पादन से संबंधित है कौन? बीटी कल्चर, ठीक है ना। तो बीटी कल्चर का संबंध किससे है? अंगूर उत्पादन से है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है वह जानी जाती है। तो किस नाम से जानी जाती है ये बताना है, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिक यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाता है ये बताना है, ठीक है।
चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2, ठीक है ना, ऑप्शन 2 यानी कि यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। क्या, किस नाम से? यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 है कीटो यानी कि इंसेक्ट्स के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, यानी कि कीटो के अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 है, ठीक है ना, ऑप्शन 2 यानी कि एंटोमोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है, इसका कारण क्या है? यानी किसके कारण जो है लोलक की घड़ियां जो है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती है, तो इसका कारण क्या है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में क्या होती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है ना। इकाई समय में जो दोलन में लगा हुआ समय रहता है क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए सुस्त हो जाता है गर्मियों में लोलक की सुई, ठीक है ना। यानी कि गर्मी में जो लोलक जो है वो घड़ियों की लोलक जो है वो गर्मियों में क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। तो क्यों सुस्त हो जाता है? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाता है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है पीसा, ठीक है ना, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है क्योंकि? तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो क्यों नहीं गिरता है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन 4 यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी कि रेखा तल के अंदर रहती है। क्या रहती है? तल के अंदर रहती है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली जो ऊर्ध्वाधर लाइन है यानी कि रेखा है वो तल के क्या रहती है? अंदर रहती है, इसलिए पीसा की झुकी हुई मीनार नहीं गिरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87 है परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था ये बताना है। तो परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी कि कौन? एक डाल्टन के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो निम्न में से कौन जो है वो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना, ऑप्शन 4 यानी कि पानी में चीनी का घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। बाकी सभी हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती जलना, दूध से दही बनना, ये सभी के सभी क्या है? रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो पानी में चीनी का घुलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 नंबर क्वेश्चन है जीव विज्ञान नाम दिया गया, तो किसके द्वारा जीव विज्ञान जो है वो नाम दिया गया ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 2 यानी कि लेमार्क के द्वारा जीव विज्ञान नाम दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार करना है, जैसे कि दिया चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, उपयुक्त में से कौन सा परागणकारी है ये बताना है, ठीक है ना। तो परागणकारी निम्न में से कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी कि सभी के सभी क्या है? परागणकारी है। चमगादड़ के द्वारा भी परागण होता है, मधुमक्खी के द्वारा, पक्षी के द्वारा, सभी के द्वारा क्या होता है? परागण होते हैं, यानी कि सभी के सभी सही हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 है मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली जो कीटभक्षी मछली है वो कौन है ये बताना है। तो मच्छरों के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब कुएं में रहते हैं ना उसमें कौन सी ये मछली है उसको डाल देते हैं तो उसमें जो मच्छर है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। तो कौन सी कीटभक्षी यानी उसे कीट खाने वाला मछली बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सी कीटभक्षी मछली है ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि गैम्बुसिया, ठीक है ना। गैम्बुसिया नामक जो कीटभक्षी मछली है इसे आप यदि डाल देते हैं कुएं वगैरह में तो वहाँ जो मच्छर रहते हैं उसको क्या किया जाता है? खा जाता है, ठीक है ना, इसलिए मच्छर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 ऑक्टोपस के बारे में, ठीक है ना। तो ऑक्टोपस क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 4 यानी कि एक मृदु कवची है। क्या है? एक मृदु कवची होता है कौन? ऑक्टोपस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। टिक और माइट, ठीक है ना, टिक और जो माइट होता है वो वास्तव में होते हैं, तो क्या होते हैं वास्तव में ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना, ऑप्शन 1 यानी कि मकड़ी बंसी होती है। क्या होता है? मकड़ी बंसी होते हैं, टिक और माइट दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। तो एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन 3, ठीक है ना, ऑप्शन 3 यानी कि ग्रीन प्लेनेट, ठीक है ना, ग्रीन प्लेनेट बोलते हैं क्या? एक वैज्ञानिक नाम है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है ना। तो 95 नंबर क्वेश्चन जो कि फिजिक्स मैथमेटिक्स से संबंधित है, तो इसे चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए, बोला क्या? किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रारंभिक वेग से क्या करता है? फेंका जाता है, तो इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना, ये बताना है। कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। जहाँ बोला गया कि स्मॉल g जो है इसका मान रहेगा कितना?
10 मीटर प्रति सेकंड लिया जा सकता है। यानी कि स्मॉल जी का जो मान है वो कितना दे दिया, 10 मीटर प्रति सेकंड आपको दे दिया। ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले तो हो जाएगा क्या, आपको कोई वस्तु को फेंकता है तो सबसे पहले प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग जो होता है उसे यू से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो प्रारंभिक जो वेग रहेगा वो क्या रहेगा, तो प्रारंभिक वेग आपको दे दिया कितना, 25 मीटर प्रति सेकंड आपको क्वेश्चन में दे चुका है। ठीक है ना, कोई वस्तु है यानी कि एक गेंद है, उसे 25 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है। ठीक है, इसे उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण आपको दे दिया, यानी स्मॉल जी का जो मान है आपको क्वेश्चन में दे दिया कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड आपको ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, सॉरी इसका जो मान होगा कि 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, यहाँ नहीं दिया। ठीक है ना, चलिए अब देखिए एक समझने वाली चीज़ है क्या, कि पिंड जो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी है, ठीक है ना, के विपरीत दिशा में ऊपर की ओर फेंका गया है, अतः गति के समीकरण से इसे बनाएंगे। किसे बनाएंगे, गति के समीकरण से। ठीक है ना, जो कि उच्चतम बिंदु है वो क्या है तो उसको पता नहीं है, तो उच्चतम बिंदु जिसे क्या बोलेंगे, जो अंतिम वेग रहेगा। ठीक है ना, अंतिम वेग क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। उच्चतम बिंदु कितना है वो पता नहीं है। ठीक, अंतिम बिंदु जो हो गया क्या हो गया, यानी कि जो अंतिम वेग हो गया आपका, प्रारंभिक वेग तो आपको दे दिया ऑलरेडी कितना, 25 मीटर प्रति सेकंड, और जो लास्ट जो वेग हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो समीकरण जो होता है, गति का समीकरण जो होता है यानी सूत्र जो होता है v बराबर यू माइनस जी टी। ठीक है ना, u माइनस जी टी आप इस पर बनाएंगे, बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए तो v का मान हो गया कितना, 0, u का मान आपको दे दिया कितना, 25, u का मान कितना है 25, और आपको माइनस g का मान कितना है 10। ठीक है ना, g का मान कितना दे दिया 10, और t हो जाएगा कितना, समय। ठीक है, चलिए हम निकाल लेते हैं इसमें, तो 10t बराबर हो जाएगा कितना, 25, यानी कि t बराबर हो जाएगा कितना, 2.5 सेकेंड। ठीक है ना, यानी 2.5 यानी कि 2.5 सेकंड हो जाएगा इसका टाइम। तो टाइम कितना लगेगा, 2.5 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 बोल रहा है क्या, 120 केजी द्रव्यमान, ठीक है ना, 120 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु से 0.04 केजी द्रव्यमान की गोली छोड़ी जाती है। ठीक है, यदि गोली 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है, किससे निकलता है, 90 मीटर प्रति सेकंड के क्या करता है, बाहर निकलता है। ठीक है ना, यदि गोली 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है तो बंदूक कितने पीछे हटेगी ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको पहले समझते हैं। माना कि सबसे पहले जो बंदूक है उसका जो आरंभिक वेग है वो मान लेते हैं कितना, आरंभिक वेग v1 मान लेते हैं, या कुछ भी मान सकते हैं, v1 मान लिया। ठीक है, तो पीछे मान लेते हैं कि v1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या होगा, पीछे हटेगा बंदूक। ठीक है, तो पहला जो द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है ना, m1 और v1 हम लिख सकते हैं, उसके बराबर क्या हो जाएगा, m2 v2। ठीक है ना, संवेग संरक्षण के नियमानुसार, किसके अनुसार, संवेग संरक्षण के नियमानुसार m1 v1 बराबर m2 v2। ठीक है ना, जहाँ m क्या रहेगा, द्रव्यमान रहेगा। तो पहला आपका द्रव्यमान दे दिया कितना, 120। ठीक है, दूसरा द्रव्यमान कितना दिया, 0.04। ठीक है ना, केजी दे दिया। दूसरे में आपको जो v2 दिया वो कितना दिया है, 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलता है, तो 90 मीटर प्रति सेकंड आपका v2 दे दिया, लेकिन v1 की वैल्यू अपने को निकालना है तो v1 निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेंगे, दशमलव हटाएंगे, 2 शून्य हो जाएगा आपका, शून्य से शून्य कट जाएगा। ठीक है ना, इसको काट देंगे तो हो जाएगा कितना, 30 बराती। ठीक है ना, 10 तिया 30 और 3 तिया 9, यानी कि हम इसे बोलेंगे कितना, v बराबर, यानी कि v1 बराबर हो जाएगा कितना, 3/100। ठीक है ना, इस फॉर्मेट में भी इसे लिख सकते हैं, यानी कि बोलें तो इसे 0.03 भी लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 × 10 के पावर -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए सॉरी सेकंड स्क्वायर, चलिए तो ये हो जाएगा आपका क्या, मीटर प्रति सेकंड रहेगा ये। ठीक है ना, मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इस फॉर्मेट में आप इसे लिख सकते हैं, यानी 3 × 10 के पावर -2। ठीक है ना, इसका पावर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है क्या कि 150 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग से त्वरित है। ठीक है ना, त्वरित है तो त्वरण ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए तो त्वरण ज्ञात करते हैं। तो त्वरण बराबर एक सूत्र होता है क्या, त्वरण बराबर होता है, त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक है ना, वेग परिवर्तन बाई क्या होता है, समय होता है। ठीक है, चलिए तो इस पर निकाल लेते हैं।
तो वेग परिवर्तन देखिए 6 मीटर प्रति सेकंड से हो रहा है कितना, 16 मीटर प्रति सेकंड हो रहा है। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है कितना हो रहा है, यानी कि वेग जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन वो कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया आपका, ठीक है ना। परिवर्तन कितना हो गया, यानी कि अंतर, ठीक है। चलिए आगे बोला है कितना टाइम जो लगा है वो कितना लगा है, तो टाइम जो लगा है वो कितना, टोटल 5 सेकंड लगा है, कितना 5 सेकंड में ये परिवर्तन हुआ है, ठीक है। तो सिंपल है, निकाल लेंगे। वेग परिवर्तन कितना हो गया, 10 मीटर प्रति सेकंड, वाई कितना हो जाएगा 5 सेकंड, ठीक है ना, यानी कि 5 सेकंड में होगा। 5 दूनी 10, यानी कि हो जाएगा कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जो कि इन्वर्स में हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98 है, यदि ऐनक के लेंसों की शक्ति, ठीक है ना, लेंस की जो शक्ति है वो दे दिया कितना, डायोप्टर में होता है, लेंस की जो क्षमता होता है वो किसमें, डायोप्टर में मापते हैं, तो +2 दे दिया है, ठीक है ना। तो इसकी फोकस दूरी यानी कि एफ जो है वो क्या करना है, ज्ञात करना है। तो होता है डी बराबर होता है सूत्र 1/f होता है, जहाँ एफ जो होता है क्या बोलते हैं, इसे फोकल लंबाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फोकल, ठीक है ना, फोकल लंबाई, ठीक है ना, इतना मीटर होता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे। तो डी बराबर 1/f मीटर होता है। चलिए निकाल लेते हैं। तो डी बराबर आपको दे दिया कितना 1/f मीटर, ठीक है ना, यानी कि एफ बराबर बोल सकते हैं कितना 1/2 मीटर, और 1/2 को बोल रहे हैं कितना 0.5 मीटर, लेकिन मीटर में कोई ऑप्शन नहीं है। तो सेंटीमीटर में तो 100 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आ जाएगा कितना 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्नलिखित में से बेजोड़ शब्द को ज्ञात करना, जैसे स्कूल, प्रधानाध्यापक और शिक्षक, छात्र, ठीक है ना। तो स्कूल, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, ये चारों में से भिन्न कौन है ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 यानी कि स्कूल, क्योंकि सभी के सभी स्कूल से संबंधित है, स्कूल में आते हैं, कोई पढ़ने कोई पढ़ाने, लेकिन सभी के सभी स्कूल में आते हैं। और दूसरा ये भी तरीका छाड़ सकते हैं कि सभी के सभी क्या है, सजीव हैं, ठीक है ना, सभी के सभी सजीव हैं, लेकिन स्कूल क्या है, निर्जीव है, ठीक है। तो इस बेस पर भी आप इसे छाड़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है ना, 100 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज की सेट प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें बोला गया आम का संबंध है फल से, उसी प्रकार हुवेल का संबंध किससे है ये बताना है। तो आम फल है, तो हुवेल क्या है, तो हुवेल क्या होता है, स्तनपायी होता है, यानी ऑप्शन 3 होता है, ठीक है ना, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो हुवेल किस में आता है, स्तनपायी जानवर में आता है, ठीक है ना। चलिए तो ये था आज की क्लास, जो कि क्वेश्चन नंबर 100 आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट रहा, जो कि सेम टू सेम एग्जाम में ऐसे ही आते हैं, ठीक है ना। तो बताइएगा वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि सीरीज को रेगुलर रख सकें, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करेंगे तभी कोशिश करेंगे सीरीज को रेगुलर रखने की, ठीक है ना। और यदि कुछ और सुधार करना हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।